आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक। आप सभी तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा कि आप सभी ने काफ़ी साल पहले 2-4 साल पहले विगत सालों में जब विधानसभा चुनाव था बिहार में, उस समय गुड़िया कोठी विधानसभा के अंतर्गत गुड़िया कोठी ब्लॉक में आने वाले एक ग्राम है बाजितपुर, उस ग्राम के निवासी हैं अरविंद कुमार सिंह जी। गुजरात में वो अपना राजनीतिक जो भी समय होता है बिताते हैं, उसके उपरांत गांव में भी आते जाते रहते हैं और लोगों का अपने स्तर से जितने हद तक होता है मदद करते रहते हैं। और उनका नेम और फेम कुछ इस प्रकार है कि किसी भी दुख और संकट के घड़ी में जो भी व्यक्ति इनके पास आते हैं, अपने यथासंभव जो भी इच्छा शक्ति है इनके तरफ से निश्चित रूप से मदद की जाती है। और आप सभी को उसी व्यक्ति से मिलाएंगे, उनका जो राजनीतिक के शुरू से पड़ाव रहा है, राजनीतिक संघर्ष रहा है, संघर्ष से के जीवन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से आपने संघर्ष करते करते इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं। जो लोग आपसे मदद की अपेक्षा करते हैं और आते हैं, आप करते हैं। एक ऐसा समय था, इनका ऐसा हाल था, इनका पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति ऐसी थी, खुद ये दूसरे के मदद की अपेक्षा करते थे, दूसरे के हेल्प से ये अपना जीवन जीविका चलाते थे, दूसरे के अंडर में काम करते थे और ट्रैक्टर चलाते थे पर्सनली और लोगों का खेत जोतते थे अगल बगल के गाँव में, अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। और जैसे भी तैसे संभल कर और अपने विल पावर के दम पे आज वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और आज वो ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उनसे आज काफ़ी सारे लोग जीते हैं। उनके द्वारा अच्छी खासी जो कारोबार स्थापित की गई है गुजरात में, उससे कारोबार में काफ़ी सारे युवा संलिप्त हैं और कामें करते हैं। लोग उनके माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का परिवार चलता है, लोग जीते हैं और एक अच्छा इनके तरफ से आर्थिक एक मदद कहा जा सकता है, रोजगार ये प्रदान करते हैं लोगों को। उनके समक्ष उनके साथ में अभी हम मौजूद हैं। इनके बिहार के जो निवास स्थान है बाजितपुर, उनसे आप सभी को मुखातिब कराएंगे और कुछ चंद राजनीतिक और सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में माननीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी का स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर जनता तक के सभी खबर जनता तक के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों को और इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जैसे नौजवान इस खबर को या इस मीडिया में आए हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कि ज्वलंत मुद्दाओं को आगे लेकर जाएंगे। सर, आपने क्या सोचकर राजनीति में कदम रखा, किस प्रकार से आपका संघर्ष रहा, किस मुकाम तक अभी आप पहुंचे हैं राजनीति में, गुजरात हो या बिहार हो? आप बिहार में कितना हद तक समय देते हैं, गुजरात में कितना हद तक समय देते हैं, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि आपने संघर्ष के पीछे की कहानी थोड़ी बताइए आप। अरे नहीं, मेरे संघर्ष के पीछे की कहानी तो मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ हूँ यहाँ के सभी लोग इस बात से चिर परिचित हैं कि किस तरह से ज़िंदगी गुजरा है और कैसे जीवन चला है। और मेरे क्षेत्र में तो ट्रैक्टर चालक के नाम से मैं चुनाव के समय से ही प्रख्यात हूँ। तो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और जहाँ तक राजनीतिक और किसी मुकाम की बात है तो मैं अभी वैसे किसी मुकाम पे नहीं हूँ। एक इच्छा शक्ति है और अपने से सभी बड़ों का ये आशीर्वाद है, चाहे राजनीतिक के संरक्षण प्राप्त हुआ हो या सामाजिक ताकत है या आप सब जैसे नौजवानों की ताकत है कि मैं लोगों का भला करने में, और मैं ये बहुत मजबूती के साथ कहता हूँ कि जब जब जो भी समस्याएं मेरे पास आई हैं मैं कोशिश करता हूँ चाहे देश में किसी भी कोने की समस्या हो कि उसका मैं निष्पादन कर सकूं और ये ताकत मिली है उसके चलते मैं कर पाता हूँ। बाकी कोई मुकाम हासिल नहीं है, अभी मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ और जहाँ हूँ वहीं हूँ। और सब बात रहती है कि जो भी
जनप्रतिनिधि पॉलिटिक्स में आते हैं, वो जीतते हैं और अपने निजी स्वार्थ, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे और अपने रिश्तेदार के प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, कैसे उसको सेट कर दिया जाए। उनके पास फंडिंग भी आती है, वो जनता का काम नहीं कराते हैं, पर्सनल यूज में वो खर्च कर देते हैं जनता का पैसा, जनता का टैक्स हो जाता है सरकार के पास। पर आप किसी पद पर ना रहते हुए भी अपने पर्सनल मत से, अपने खुद की कमाई से थोड़ी मोड़ी जो आर्थिक सहयोग आप गरीबों में करते हैं, उससे बात का कितना ज़्यादा हद तक आपको रिस्पॉन्स समाज से मिलता है, या क्यों, क्या कारण है कि आप इतना हद तक अपने आर्थिक मत से लोगों के बीच खर्च करते हैं? नहीं, देखिए, उसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता हूँ लोगों के लिए। मैं हमेशा कहा हूँ कि ईश्वर की कृपा है, जिस लायक हूँ वो करते रहता हूँ, और कोई आज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ के नौजवानों की बात करूँ और मैं जिस गांव में हूँ, अगर यह गांव जिस तरह से विकास के पथ पे चला है, तो यह पूरा समाज जानता है कि इस गांव के विकास के पथ पर आगे ले जाने में किसकी भूमिका रही। तो आज ये कहने की चीज़ नहीं है, और ये निरंतर मैं शुरू से ही, जब से मैं उस लायक हुआ और जब से योग्य बना, चूँकि पूर्व की पीछे की कहानी तो आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन चला है। ट्रैक्टर चलाने का काम किया हूँ, जाकर बाहर में नौकरी करने का काम किया हूँ, इसलिए मुझे वो दुख का दिन याद रहता है। और आज मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के नौजवानों का जितना भला हो सके करूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम उन युवा साथियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, क्योंकि यह भारत कर्म प्रधान देश है, और निश्चित रूप से यहाँ वह नौजवान, वह व्यक्ति भी प्रगति करेगा जो कर्म करेगा। और जहाँ तक उसमें मार्गदर्शन और उसमें कहीं सहयोग अगर मेरे जैसे भाई का अपेक्षित है, तो मुझे भी बताएं। आपको उसमें सहयोग करने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए, आप जिस लायक हैं, हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे इंडस्ट्री में आपको नौकरी देने का काम करूँगा और आपको सहयोग करने का काम करूँगा। और देखिए किस तरह से माननीय हमारे अभी अरविंद कुमार सिंह जी ने अपना विल पावर को यहाँ पे जताया और खुलकर बोला। ये बात सब लोग नहीं बोलता है। शक्तियाँ इनसे ज़्यादा अन्य लोगों के पास भी है, जो लोग आज भी इस पद पे सांसद या विधायक हो, उनके पास भी शक्तियाँ है कि 10 युवाओं को रोजगार अपने माध्यम से दे सके, पर वो बोल ही नहीं सकते हैं। तो देने की बात तो अलग है, पर ये अपना जितना भी हद तक इनके अंदर वो काबिलियत है, इनके पास जितना भी धन बल है, लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके बदौलत कुछ युवा समाज में हो या अपने घर का खर्च चलाए, चाहे समाज सेवा करे, किसी तरह से वो बेरोजगार है तो रोजगार उसको प्रदान कर दिया जाए, ये कोशिश इनके द्वारा रहती है। पर भैया जीते हुए प्रतिनिधि हैं, नोटा छोड़ दिया जाए तो 24 प्रत्याशी विगत विधानसभा चुनाव में थे आपके गुड़िया कोठी 111 में, और एक प्रेजेंट सिटिंग एमएलए थे और दूसरे हारे हुए प्रत्याशी थे, पुनः दोबारा जीते हैं और हारे हुए प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट आपने पाया। ऐसे कहा जा सकता है कि आप जनता का तीसरा प्यार रहे और जनता आपको तीसरा अंक दी। तो बात की जाती है किसी भी परीक्षा में या प्रतियोगिता में कि 3 नंबर स्थान को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड स्थान आता है, उसको भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको थर्ड अंक प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ परीक्षा में, तो आप किस तरह से सिलेबस में कमी रह गई थी, क्या आप में चूक रह गई थी, किस तरह से आपने ढंग से पढ़ाई नहीं किया था कि आपको थर्ड डिवीजन है? फर्स्ट डिवीजन की कोशिश आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी? जनता का अपार प्यार, आप 3 नंबर कहते हैं, मैं इसे 3 नंबर नहीं मानता। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ और 24 प्रत्याशी लड़े, अगर सत्ता दल की बात छोड़ दी जाए, टिकट से चुनाव लड़ने की बात छोड़ दी जाए, तो मैं इस क्षेत्र की जनता का पहला प्यार, तीसरा नहीं। इसलिए सबसे पहले तो मैं तीसरा प्यार नहीं मानता। ये जो मुझे आशीर्वाद मिला है, उसी आशीर्वाद के चलते मुझ में ये ताकत है, और उसी के चलते मैं आज भी चुनाव के बाद कंटिन्यूअस क्षेत्र में रहने की कोशिश करता हूं। और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, वैसे तो मैं पूरे ये बिहार और किसी भी जिले के नौजवानों की मदद करता हूं, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ये सब कुछ विदित है और ये हर लोग जान रहे हैं, और यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन लोगों के लिए क्या करता है, किन प्रतिनिधि के पास क्या विजन है। ये हर लोग जानते हैं और हर नौजवान भी जानते हैं। जो आप अभी यहाँ बैठे हैं, कई क्षेत्र से लोग आपके सामने आए, तो ये काम करने का नतीजा है, और ये पहला प्यार ही है जिसके चलते मैं कंटिन्यूअस चुनाव के बाद से क्षेत्र के हर सुख दुख के समस्या में यहाँ बना रह रहा हूँ।
और लगातार मैं गुजरात से यहाँ सबके बीच आ रहा हूँ। तो इनके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कहा जा सकता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनका भी आज भी मनोबल ऊंचा है, हाई जोश जो कहा जाता है, हाई जोश है। आगे निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र में बेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से बेस्ट रिजल्ट आएगा, अच्छे से तैयारियां करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परीक्षा फल आएगा। इस कोशिश में यह है। तो सामाजिक मुद्दे पे चर्चा किए और अब हम चलते हैं जो ज्वलंत मुद्दा है बिहार का। बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, लोग का जो डेली यूज का सामान होता है उसमें निश्चित रूप से डेली के डेली बढ़ोतरी हो रही है। तो बिजली दर में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, उस विषय में आपसे दो टूक जानना चाहेंगे। बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर मैं क्या कहूँगा, ये तो सरकार का तय करना है, ये सरकार कैसे निर्णय लेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि पहले अगर की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो आज बिजली की व्यवस्था अच्छी है। तो मैं मानता हूँ कि जब भी कोई सुदृढ़ व्यवस्था होती है तो थोड़ा सा उसमें पैसे खर्च करने होते हैं। बाकी सरकार को जरूर ये देखनी चाहिए कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो वो पे नहीं कर सकते, तो हम उजाला देकर और उनके पॉकेट पे ऐसा कोई बोझ न डलें कि उनका फिर दिनचर्या इस बिजली के उजाले में कठिन हो जाए। तो मैं जरूर सरकार से भी मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बिजली दर की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है तो उसका कुछ न कुछ मानक तय किए जाए कि कुछ जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको राहत मिल सके। और सर आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है आपके संज्ञान में कितना हद तक आपके बचपन से लेकर अभी तक सुधार हुई है? क्या वही स्थिति परिस्थिति अभी भी बनी हुई है जो अपने बचपन में देखा था या 7-8 साल 10 साल पहले देखा था? स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? गुजरात में आप रहते हैं और बिहार में, दोनों में आप कंपेरिजन कीजिए, डिफरेंसेस है, जो विभिन्नताएं हैं, आप थोड़ा बताइए दर्शकों को कि क्या विभिन्नता है, क्या सुधार करना चाहिए सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था में। पहले तो बिहार और गुजरात की कोई तुलना ही नहीं प्रगति के मामले में और किसी भी मामले में। हाँ, ये जरूर सरकार रही, पूर्व की सरकारों ने स्वास्थ्य पे काफ़ी, जैसे बिहार हमारे पूर्व के मंत्री रहे आदरणीय मंगल पांडे जी ने, आपको याद होगा कि जब सिवान में हम लोग जिस जिला से, यहाँ अगर उसी जिला की मैं बात करूँ तो केवल एक सदर अस्पताल था। आज आप जाके देखिए सदर अस्पताल का एक्सपेंशन होकर एक बड़ा अस्पताल बन रहा है। महाराजगंज अनुमंडल था, वहाँ अस्पताल हो गया। या पूर्व में जो भी जितने भी अस्पताल थे या जो भी प्राथमिक सेवाएं थी ब्लॉक स्तर के भी, उसको भी सुदृढ़ किया गया। तो काफ़ी पूर्व में इसका हुआ है। और अभी क्या स्थिति है तो ज़्यादा आप लोग जानते हैं और वर्तमान की सरकार बताएगी कि उसका संचालन कैसे हो रहा है। उस पर अभी ज़्यादा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब सरकार रही है मान लिए कि तो उसमें काफ़ी सारा इसमें बढ़ोतरी। और सर जब बातें होती है अन्य देशों के मुकाबले, जब कंपैरिजन किए जाते हैं भारत देश से, तो अन्य देशों में लोग टेक्नोलॉजी में अपना बजट खर्च करते हैं और जो भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उसमें सरकारें अपना बजट खर्च करती है। पर ये कतई के समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल कि बिहार सरकार जहां रोजगार पैदा करना चाहिए, रोजगार में 500 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ लगाना चाहिए, पर सरकार जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया झोंक रही है। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार से पूछिए कि क्यों उनके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। भाई, दुनिया भर का इतना सारा चीज़ हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा है, नौजवान हमारे बेकार हैं, नौकरी की व्यवस्था की जहाँ बात हो रही है उसमें अभी कितने युवाओं की नौकरी देने की बात नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं नहीं अभी करना चाह रहा हूँ, उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो उस पर नहीं काम करके और जातीय जनगणना पर आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, वो तो मुझसे अच्छा है आप जरूर ये निर्णय लेने वाले लोगों से ये प्रश्न करिए, वो इसका जवाब सही। पहले लोग जाति अपना बताने में हिचकिचाते थे, पर जाति जबरदस्ती पूछी जा रही है, लोग बता रहे हैं, कोड भी आवंटित कर दिया गया है। तो इस विषय में आप थोड़ा बोलिए कि जाति लोग खुद से बता रहे हैं और कोड लोग बता रहे हैं, पहले लोग जाति छुपाते थे। मैं मानता हूँ कि ये सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है और ये तो व्यवस्था पहले से बनी हुई है जाति की, और इसको एकदम से ले आकर समाज में ऊपर करके और इसको इस तरीके से इसका करना मेरा निजी अगर समझेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे जो सामाजिक सौहार्द है उसमें
उसमें कोई प्रगति नहीं होगी सिवाय कि बिगड़ने का। क्योंकि भाई जो है वो पहले से है, जो भी जिस जाति धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ बिहार है, हर प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, उसको एकदम जस्टिफाई करने की क्या जरूरत अचानक पड़ गई सरकार को, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ सबको अलग अलग आइडेंटिफाई किया है। सबका साथ सबका विकास, सब लोग सर्वधर्म भावे सम्बे कुटुंब की यह धरती रही है भारत, तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है। और सर, शिक्षा को विकास की जो जननी माना जाता है, शिक्षा बहुत आवश्यक होता है समाज के किसी भी स्तर के विकास के लिए। तो अभी वर्तमान में लगभग जितने दिन भी जातीय जनगणना बिहार में चलेगी, उसमें विशेष राजस्व कर्मचारी बहाल ना करते हुए सरकार सरकारी शिक्षकों को ये जिम्मा सौंपी है कि आपको स्कूल से मतलब नहीं है, आपको जातीय जनगणना में जाना है, डायरी कॉलम लेकर जाना है, सबसे पूछना है घर घर जाकर आप किस जाति से हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, जाति लिखना है। उसके बाद वो आएंगे डाटा लेकर प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल दिन भर ना पाता, उसके बाद वो डाटा तैयार करेगा, उसके बाद जिला में भेजेगा। तो सर, ये जातीय जनगणना में राजस्व कर्मचारी बहाल करना चाहिए, या ये सही है कि ठीक हुआ है जो हुआ है सरकारी शिक्षकों को ही लगा दिया जाए और बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो, सिलेबस पूरा ना हो, एग्जाम होगा, बच्चे फेल करेंगे और सरकार बोलेगी, सरकार को बोला जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठेगा, सरकार बोलेगी नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था सही है। और सारे शिक्षकों को तो लगाया गया जातीय जनगणना में, लगभग 6 महीना 7 महीना जातीय जनगणना चलेगा, तो निश्चित रूप से इतने दिन शिक्षा डिस्टर्ब रहेंगे। इसी को ना सरकार कहते हैं। सरकार है, सरकार ने जो कह दिया वो कह दिया। सरकार अपने पावर का यूटिलाइज कर रही है, शिक्षकों को कहीं भी लगा दे, राजस्व अधिकारी को कहीं भी लगा दे। आज देख रहे हैं शराबबंदी में सारे हमारे प्रशासन के लोग शराब ढूंढने में लगे रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्यों ऐसी बनी? जिस व्यक्ति का जो मुख्य कार्य है उस कार्य से अलग कर दिया गया। तो शिक्षक अब जातीय जनगणना में रहेंगे, हमारे राजस्व रेवेन्यू के कर्मचारी जातीय जनगणना में रहेंगे, तो आप सोच लीजिए क्या आलम होगा। और वैसे भी हालांकि इसमें कोई मुझे अचंभा नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम जिस भारत में रह रहे हैं और जिस बिहार में रह रहे हैं, बिहार के लाखों नौजवान युवा जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो आज भी बेकार है। सरकार के पास उसके लिए कोई विजन नहीं है। और 1 फरवरी अभी कुछ दिन पहले ऐसा आया था, हम एक बहुत, चूंकि गुजरात से आते हैं तो गुजरात में इंडस्ट्री का जाल है और देश की सबसे बड़ी बड़ी उद्योग घराने वहाँ हैं, तो सब लोग से मेरा टाई अप है, तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी है कि आज भी हमारे देश में, और बिहार की बात करूं तो लाखों नौजवान जो टेक्निकल करके डिग्रियां लेकर बेकार हैं, वह नौकरी करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन उसके पास स्किल मैन पावर नहीं है। इसलिए आज भी मैं पुनः कह रहा हूँ कि यहाँ तो ऐसे ही शिक्षा चौपट है, और इसमें से भी उठाकर अगर फिर सभी लोगों को इस काम में लगाया जा रहा है, तब तो भगवान ही भला करे हमारे प्रदेश का क्या। और सर, जब 2016 में शराबबंदी हुई थी तो सबसे पहले शराब कांड चैप्टर फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट खजूरबानी गोपालगंज में हुआ था। उसके बाद हुआ मशरक छापरा में एपिसोड 2, एपिसोड 3 गोपालगंज जो तेजा मोड़ हरदिया में हुआ एपिसोड 3, अभी मोतिहारी में एपिसोड 4 शूटिंग हुआ है नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? पहले आपदा में लोग रोड एक्सीडेंट करते थे तो 4 लाख रुपए सरकार ये निश्चित करके रखी थी कि सुनिश्चित करके रखी थी कि दिया जाएगा। उसके बाद आपदा में पानी में डूबकर मरने से आपदा में वो प्रावधान रखा गया था कि 4 लाख मिलेगा। तो सर, ये सरकार खुद अपनी नाकामी साबित नहीं की है, वो जो 4 लाख का घोषणा की है कि इसको आपदा घोषित कर दिए। शराब से जो पी कर मरेगा आदमी आपदा घोषित कर देगा। शराबबंदी खुद नीतीश कुमार की है, 4 लाख रुपए का अनाउंसमेंट हो गया कि आपदा हो गया। ये बातें समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा। बहुत ही हास्यास्पद है ये निर्णय अगर हुआ है तो, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब जिस चीज से इतना बड़ा नुकसान हमारे बिहार को इस रेवेन्यू से हुआ, भारत का कई भी इससे बड़े बड़े प्रगति वाले प्रदेश भी इस चीज को बैन नहीं कर, और ये बैन करने का नतीजा है कि जो भी श्रमिक साथी और गरीब टाइप के मजदूर लोग, जिसमें जितने भी ये 4 एपिसोड हुए, जितने भी शराब से लोग मरे, कांड हुआ, आपको पता है इसमें कौन से क्लास के लोग मरे? सभी दलित वर्ग के लोग ही ज्यादा हैं। ये दलित के हित की सरकार है, कहते हैं कि हम दलित के हित में काम करते हैं। बताइए, वह गरीब मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है
और कहीं से पीने की अगर आदत है तो सही शराब नहीं मिल पाने के चलते वो जहरीली शराब पीकर और मर जाता है। और आज इनकी चिंता इस बात की, भाई शराब पीकर मरने वाले को कौन सा आपदा कहा जाएगा, जिस आपदा को आपने बिहार में लाया, जिस आपदा को आपने ले आकर बंद किया, किससे पूछकर बंद किया भाई? कितने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूछा गया कि आपने निजी एक निर्णय के चलते शराब को बंद कर दिया बिहार, और हमारा हजारों करोड़ का राजस्व का घाटा इससे हो रहा है, और कितनी हमारे दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को हमारी जाने जा रही है। कई एपिसोड आप बता रहे हैं हो रहा है, और उसके बाद आप इसको आपदा कह रहे हैं। हर चीज जो घट जाता है वो आपदा है। अरे एक जान की कीमत माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार नहीं लगा पाएगी। एक किसी व्यक्ति का, जिसका बेटा, जिस पत्नी का पति और जिस पुत्र का पिता मरा हो, उसकी कीमत आप क्या लगा सकते हैं? इसलिए ये सब चीजों पे मैं बहुत इन सब चीजों से आहत हूँ, दुखी हूँ। सब भगवान भरोसे चलता है। और सर, आज 1 मई है, 1 मई है, दिन सोमवार है, काफ़ी शुभ दिन है, श्रमिक दिवस है। गुजरात में आप एक अच्छे खासे कारोबारियों की लिस्ट में आते हैं और काफ़ी सारे श्रमिक आपके अंडर में काम करते हैं। आप भाईचारे का नाता रखते हैं श्रमिकों से। आप भले उनके ऑनर होंगे पर आपके उनके बीच के बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा साझेदारी है। श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पे आप दर्शकों को क्या कहिएगा? श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा? विशेषकर जो अभी तक के श्रमिक बिहार के हैं वो बदहाली के हालत में हैं, उनको कब तक के रोजगार बिहार में उपलब्ध हो पाएगा? आप थोड़ा इन विषयों पर अपना दृष्टिकोण। मैं खुद एक श्रमिक हूँ और मैंने सुबह सुबह ही अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम उन श्रमिकों को बधाई दिया हूँ, शुभकामनाएं दिया हूँ, जिनके बल पर, जिनके कठोर परिश्रम के ऊपर हम किसी भी प्रगति का ताना बाना बुनते हैं और सपना देख रहे होते हैं। और अगर वह सपना साकार भी हुआ है, चाहे मैं गुजरात प्रदेश के विकास की मॉडल की बात कर लूँ, अगर गुजरात का भी विकास हुआ है तो उसमें ये श्रमिकों का बहुत बड़ा श्रम है, इसलिए विकास का मॉडल बना, और उसमें भी बिहार के श्रमिकों का बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और जब हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ गुजरात में होता रहा तो गुजरात के सभी वरिष्ठ लीडर और जो भी मुख्यमंत्री जी रहे, सब लोगों ने माना है कि हाँ, बिहार के श्रमिकों के चलते उनका विकास हुआ है। और देश में जो भी प्रदेश आज विकासशील है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो प्रगति में बिहार के श्रमिकों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन हमारी सरकार आज़ादी के बाद से, पता नहीं इस पर क्यों नहीं सोचा गया, कई प्रकार की सरकारें रहीं, मैं किसी एक सरकार की चर्चा नहीं करना चाहता, जिस दिन यह कोई भी सरकार यह निर्णय ले ले, यह श्रमिक साथी जो अपने कठिन परिश्रम से दूसरे प्रदेश के विकास को मॉडल दे देते हैं, काश अगर ये हमारे श्रमिक बंधु को जगह अपने प्रदेश में मिल जाए तो यह प्रदेश कहाँ जाएगा, वो अकल्पनीय और अविश्वसनीय होगा। तो मेरे तरफ से खूब खूब श्रमिक साथियों को बधाई कि वह खुद स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसे मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ। एक श्रमिक होने के नाते उनके पीड़ा और दर्द को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। जैसे आप सभी लोगों ने माननीय अरविंद कुमार सिंह जी को सुना, बहुत मुखर होकर इन्होंने मुख्य बिंदुओं पे अपना विचार रखा, चर्चा किया, और जो भी लोग देख पा रहे हैं सभी को पुनः एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज्वलंत मुद्दे जो बिहार में हैं, मुख्य मुद्दे जो बिहार में हैं, सभी मीडिया साथियों से कोशिश करेंगे कि जहां भी जाएं इस 4-5 बिंदुओं पे ही सवाल करें। विशेषकर उन सभी मीडियाओं से मेरा शिकायत रहेगा कि बेकार का टीआरपी और व्यूअर के लिए मुद्दा से, बिहार के विशेष मुद्दा से, जो ज्वलंत मुद्दा है उसे ना भटकाएं। और ये आनंद मोहन वाला जो मुद्दा है, मनीष कश्यप वाला, वो बीत गया, उस पर ज़्यादा आप चर्चा करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि बिहार में किस बात की कमी है, क्या होना चाहिए, क्या विधि व्यवस्था है, क्या कानून में कमियां है, इस सारी विषयों पे आप सभी को चर्चा करने की आवश्यकता है। व्यूअर अगर लेना है तो निश्चित रूप से अच्छे वीडियो बनाएंगे तो निश्चित रूप से व्यूअर बनेगा। और सभी हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।